क्या है, जीवन में जो चीज हमें खुशी दे, समझ लीजिए वो बेटर। बिल्कुल ठीक है सर। आप थोड़ा सा ट्विटर उठा के देखेंगे, एक यूट्यूबर दूसरे को गाली दे रहा होगा, दूसरा यूट्यूबर तीसरे को कुछ बोल रहा होगा, चौथा पीएमएस वाला पांचवें को कुछ बोल रहा होगा। एक्चुअल में इस सारी दुनिया जो है ये ऐसी है कि बस क्या बोला जाए उसका। अभी देखिए, आज बाबा रामदेव का भी एक खेल आ गया। तो हर हाँ जी। कोई दुनिया में इस चीज पे लगा हुआ है। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आज मैं इंडस बैंक गया था, मेरा कुछ काम था, और मैंने वहां देखा कि एक करीब 80 साल के बुजुर्ग, मतलब हिलते डुलते आए थे, और शायद उनको एफडी करानी थी क्योंकि वो दूसरे सीट पे थे, तो मैं बहुत नहीं सुन पाया। और मैंने देखा कि वहां बैठी बैठी हुई जो वहां पे सेलिंग करने वाली लेडी थी, मतलब जो उसका काम करना, जिसका काम था उसका एफडी कर देना, सिंपल ही वो उसको बड़े आराम से कोई प्लान बता रहे थे कि ये वाला प्लान लोगे तो ऐसा है वैसा है। मुझे पता है उसको प्लान भेज देगी, 20-25% कमीशन हो जाएगा, उसका टारगेट हो जाएगा। लेकिन वो 80 साल का बुजुर्ग, तो एक्चुअल में जितना मेहनत आप लोग पैसे को कमाने के लिए करते हैं, अगर उसका 10%, 20% भी अपने पैसे को बचाने के लिए करें, बचाने के लिए, तो आपका जीवन ज्यादा सुखमय होगा। हाँ यार, प्रोड्यूसर को बोलते बेटा कुल्फी केक हम काटते हम काटते। हम नौकरी करें, कैसे हमारी 10,000 सैलरी बढ़े, पढ़ाई करें, कैसे हम अच्छी नौकरी में आए, लेकिन हर जगह हम पैसे कमाने पे बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं, उस नौकरी में इतने मेहनत करते हैं, मुझे पता है। उसका 10% टाइम जो कमाया हुआ पैसा है, उसको बचाने के लिए, केवल कहते हैं ना, उसको ग्रो भी करे ना करे, कोई बच जाए आपका पैसा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सारी फाइनेंशियल लिटरेसी है कि आप अपने पैसे को जितना सही तरीके से बचा लें। मैं ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो कि जो कि यहीं से बगल में मारुति कुंज नाम की जगह है, वहां पे जाके उन लोगों ने प्लॉट खरीद लिए हैं। पता चला प्लॉट खरीदे 20 लाख का, हो गया है 35 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का। बेचने जाते हैं, बिकता नहीं। हो गया है 60 लाख का जी, दाम हो गया वहां, साथ खुशी है, हाँ जी 60 लाख का हो गया। आपने 60 लाख का क्या करो, 70 लाख का हो गया, बताओ क्या करोगे। क्या आपके बेटे की पढ़ाई के जिस दिन आया उस दिन आप उसको बेच के अपने बच्चे को पढ़ा पाए? क्या आपकी जिस दिन रिटायरमेंट की जरूरत थी, आपको मंथली 1 लाख रुपए महीने में चाहिए, वो उससे मिल पा रहा है? अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो वो पैसा आपके काम का है। अदरवाइज पैसा, फ्लैट, प्लॉट, ये सब किसी काम की चीजें नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो स्टॉक मार्केट को दूसरी तरफ रखिए। फाइनेंशियली लिटरेट अगर आप हो जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छी चीज, वो आपके लिए अच्छी चीज। तो बाकी आप लोग नहीं, की मर्जी है। आपके साथ जुड़ने के बाद पैसा तो बच रहा है सर। पैसा बच रहा है ना, बस। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपको 12% निफ्टी देता है और 10% साल की आप सेविंग कर लेते हैं अपने एडिशनल, हो गया 22%, काम खत्म। आप वॉरेन बफेट से अच्छे बन जाएंगे। आप वॉरेन बफेट के सीएजीआर से अच्छा सीएजीआर बना सकते हैं। और 10% के सेविंग एडिशनल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान। इसके लिए सर जो पैसा एक्स्ट्रा बचता है वो पता नहीं रुका ही नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं लग ही जाता है। वो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होगा तो कुछ ना कुछ होगा। एक हमारे मित्र हैं, अभी उनके पास कहीं से कुछ पैसे आए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल परसों विवेक जी भी उनके घर पे गए थे, और किसी काम से मैंने उनको बुलाया था। पैसे आए, पहला काम, मकान का लुक अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ठीक करवाना है। 5 साल से चल रहा था वही मकान वही, लेकिन पैसे आए हैं तो लुक अच्छा नहीं लग रहा है। फिर क्या करना है, गाड़ी खरीदना है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन एक्चुअल में होता यही है कि जब हमारे पास पैसे आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास कम हो जाए। ये उनकी कमी नहीं है, ये हमारा समाज ही ऐसा है। तो हाँ, हमें, ह्यूमन नेचर है सर ये। हाँ, ये नॉर्मल एक, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने अपना मकान कभी बेचा या कुछ किया या कहीं खरीदा या कुछ किया, पैसे अगर कहीं से 50 लाख आए तो वो 51 लाख इन्वेस्ट होंगे, वो 49 लाख इन्वेस्ट नहीं होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट। मेरे खर्चे जो हैं वो मेरी रेगुलर अर्निंग से होनी चाहिए। मेरे सेविंग से जिस दिन आपके खर्चे चलने लगे, उस दिन आपके दिक्कत, उस दिन आपको वो हो चलता है, वो आपके ओल्ड एज में चलता है, जब आपकी अर्निंग लाइफ खत्म हो चुकी होती है, तब चलता है, तब आपको चलाना।
अगर आपको, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपने पीएफ का पैसा निकाला, क्या कर रहे हैं जी, बेटी की शादी कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। पीएफ का पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए है। अगर आपको बेटी की शादी करना है तो आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि जी मेरी बेटी इतनी बड़ी है, इस साल में शादी होगी या 1-2 साल आगे पीछे, आपको उसके लिए सेविंग्स करनी है, उसके लिए प्लान्ड सेविंग करनी है। उसके लिए आरडी करिए, उसके लिए एसआईपी करिए, उसके लिए कोई छोटा सा प्लॉट लेके छोड़ा हुआ है जो आप एक समय पे उसको बेच देते हैं, या उसके लिए कुछ गोल्ड ले लीजिए, जो भी आपको करना है। तो वो प्लानिंग अगर आप नहीं करते हैं, आप अगर अपने पीएफ निकाल के बेटी की शादी करते हैं, ग्रेचुटी निकाल के आप अपने बेटे की पढ़ाई कराते हैं, तो ये सारी के सारी इसी को मिसमैनेजमेंट कहा जाता है। इसी को मिसमैनेजमेंट कहा जाता है और अल्टीमेटली लोग परेशान वो उस परिस्थिति में आके लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। और जितना उस परेशानी से अपने आप को बचा पाएंगे उतना खुश हो पाएंगे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 2006-07 में आप समझिए 6-7 में क्या एज होगी मेरी, उस एज में जब पैसे आते हैं तो हर कोई चाहता है ये करूं वो करूं वो करूं। उस समय जब मैं सेविंग करता था तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो थे, उनको लगता था कि ये पता नहीं कैसा इंसान है। और रियलिटी है, जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे से मिले हैं, जो मेरे लाइफस्टाइल को जानते हैं, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप कंजूस बनो। कंजूस नहीं करना, जो मेरे पास रहते हैं आप देखे होंगे, मेरे मैं अच्छी गाड़ी मेंटेन करता हूँ, अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करना। फिजूल खर्ची और कंजूसी दो अलग अलग चीजें होती, ये दो अलग अलग चीजें होती। कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम फिजूल खर्ची क्या कर रहे हैं। अगर मेरे घर में 40 इंच का टीवी है, उसको 70 इंच का करना, मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी, मुझे लगता है 70 इंच का करना ये फिजूल खर्ची है। हाँ, मेरा टीवी चलते 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 खराब हो गया, अब नई टीवी लेनी है मुझे अपने लाइफ को, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, मुझे अपग्रेड करना है। खराब हुआ, कभी ना कभी तो खराब होगी चीजें, तो ठीक है, अभी मैं 40 वाला यूज करता था, अब मैं 50 वाला यूज करूंगा, 65 वाला यूज करूंगा। वो मुझे लगता है कि वो सही काम करने का तरीका। लेकिन ना जी, अब टीवी अपग्रेड कर दो, अब गाड़ी अपग्रेड कर दो, अब एसी अपग्रेड कर दो, अब ये कर दो वो कर दो, तो ठीक है, वो तो होता है। फोन है, आपको हो सकता है एक अच्छे अच्छे फोन को आपको लगे, तो कभी ना कभी आप फोन यूज कर रहे हैं, फोन खराब होगा, जब खराब होगा तो उसको बेचो और नया फोन लो, जो आपका मन है वो वाला ले लो। लेकिन ये जो अपग्रेड करने का जो सिस्टम है, अभी अभी सर गर्मियों की छुट्टियां आएंगी और उसमें लोग बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। कहीं जाना है, ऐसा नहीं है, हम भी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं और अच्छी जगहों पे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये कि आपका प्लान क्या है, प्लानिंग के हिसाब से आप घूमे आए। और एक होता है कि आपने, तो वो चीजें प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने लाइफ में, अपने लाइफ के गोल्स बनाइए। समस्या सारा पैसे की उसी के पास आती है जिसके लाइफ की गोल नहीं है। लाइफ के गोल है तो एक टाइम के बाद आपको लगेगा आप पैसे करूंगा क्या, पैसा आपके पास बहुत हो जाता है, आप पैसे को मैनेज ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स पे हम डिस्कशन करेंगे आज। आज का हमने नाम रखा है स्टॉक पे चर्चा। जब हम स्टॉक पे डिस्कशन करते हैं तो उसका पूरा कारण क्या होता है, क्यों होता है कि 1 2 3 4 स्टॉक को डिस्कशन करने के बाद हम सीखते हैं कि हाँ जी, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। हम सीखते हैं कि हाँ जी, टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है। यही चीजें हम स्कूलों में भी सिखाते हैं। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि हम एक एडुफ्रिन कॉन्क्लेव करते हैं डिफरेंट स्कूलों में। इस बार भी हम गुड़गांव में कर रहे हैं, द्वारका में कर रहे हैं, गाजियाबाद में कर रहे हैं, नोएडा में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, और और देखते हैं आउटसाइड एनसीआर भी कहीं कहीं प्लान कर रहे हैं, डिपेंड करता है। तो उसमें भी हम बच्चों को यही कि जी, आपको स्टॉक मार्केट में जाना है, इन्वेस्ट करना है, कॉल पुट करना है, फ्यूचर ऑप्शन करना है, या आपको अपनी वेल्थ को सही तरीके से प्लान करना। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स पे, सबसे पहले 52 लोग मैं देख पा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन जरूर लिखें, बिना नाम लिखे सीधे, कितने परसेंट आप स्टॉक मार्केट से अर्न करना चाहते हैं। एक बार मैं देखना चाहता हूं कि एवरेज पोल क्या आता है, प्लीज। 10%, 12%, 15%, 25%, 50%, 100%, कितने परसेंट का CAGR जनरेट करना चाहते हैं। एक संदीप कुमार जी का आया है, ठीक है, खुशबू जी 18%, 18-16, कपिल जी का 30% का है, 25%, 18%।
20%। और 20 से 25%। एक किसी ने अच्छा ठीक है, एक एक कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप 30%, किसी ने लिखा, मैं आपको बताता हूँ, 30% का CAGR जनरेट करना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट। किसी ने लिखा, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे जानने के लिए 30%। मैं मान के चल रहा हूं कि 30% का CAGR दो इंसान लिख सकता है। एक वो जो स्टॉक मार्केट में एकदम नया हो, उसको कुछ नहीं पता हो, तो 30% का CAGR लिख सकता है। और एक वो जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, कर रहा हो, पिछले कई सालों से 15, 18, 20, 22, 25% जनरेट कर चुका हो, तो 30 का टारगेट बना। यही दो सिचुएशन है। अगर कोई नया आया है तो वो करता है, लेकिन अगर आप 8 कर रहे हैं, ये उसी तरह है कि एक बच्चे के अभी पास नहीं हो रहा और 99 लाने की सोच रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप 33 पे हो तो आप 40 का प्लान करो, 40 का हो तो 45 का प्लान करो, 45 का हो तो 60 का प्लान करो। ऐसे अपनी स्टडीज को प्लान करो। बच्चों को हम लोग ऐसे सिखाते हैं जब स्कूल में। सेम वे, तो आपको भी 30 का क्या, आपको 40 का प्लान करना चाहिए। लेकिन 40 का प्लान तब करना चाहिए जब आप पहले 35 कमाने लगे। 30 का प्लान आपको तब करना चाहिए जब आप पिछले 5 सालों में 25 कमाने लगे। सिंपल सा कंसेप्ट। तो अगर कोई 30 प्लान कर रहा है, और मान लीजिए, मैं सिंपल मान लेता हूं कि आपके पास मात्र 10 लाख रुपए हैं, 30% के CAGR से 10 लाख रुपए कितने टाइम में डबल हो जाते हैं, कोई बताइएगा। 30% के CAGR से 10 लाख रुपए कितने टाइम में डबल हो जाते हैं? सर तकरीबन 2.5 साल में। हाँ, एक्सीलेंट। मुकेश जी बड़े इंटेलिजेंट हो गए। 72 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो मेरे समझ से 2.5 साल से भी पहले हो जाए। ठीक है, 72 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 2.5 साल में, यानी 2.5 साल में ये पैसा जो है 10 लाख का 20 लाख हो जाए। कोई आप लोग सबके पास पेन पेपर होगा, मैं चाहता हूं ये स्टडी को करें आप लोग। 2.5 साल में 10 लाख रुपए डबल हो जाएंगे, आपके 20 लाख हो जाएंगे। और मान के चलिए 10 लाख रुपए केवल आपके पास। तो जनरली 35-40 साल आदमी इन्वेस्ट करता है अपने लाइफ में, 25 साल में इन्वेस्टमेंट करेगा, 55-60 साल तक। तो 40 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा, कोई कैलकुलेट करके बताइए। 40 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा, प्लीज आप कैलकुलेटर यूज सर कर एक सकते। बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 10 लाख रुपए आपके पास है, और हर 10 साल, हर 2.5 साल में वो पैसा डबल होगा। तो कितने डबल हुए, यानी 10 साल में 4 डबल हुए, यानी 40 साल में आपके 16 डबल होंगे। 16 बार ये डबल होंगे आपके पैसे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 डबल इन योर लाइफ। तो 10 लाख के कितने पैसे हो जाएंगे, जरा बताइए। दस लाख को 261 करोड़ सर। हाँ जी, कितना सर? 261 करोड़। मुझे सर 30 साल का बंदा इन्वेस्ट कर रहा है मैं और 40 साल, मैंने आपको बताया 40 16 साल का डबल बंदा है। 16। नहीं 40 साल 16 का बंदा कर रहा है सर, 30 साल का बंदा कर रहा है। सर 40 साल उसे इन्वेस्ट करना है, यानी 16 बार डबल होंगे आपके लाइफ में पैसे। सब छोड़ दो, ईयर सब छोड़ दो, आसान करो। 16 बार डबल कर दीजिए, अपने 10 लाख को 16 बार डबल कर दीजिए। 16 डबल इन योर लाइफ। 16 नहीं होगा, किसी का 15 हो जाएगा, ठीक है, करिए। 10 लाख रुपए का मात्र। सर लगभग 3600 करोड़। कितना? 3600 करोड़। एक्सीडेंट, ये हुआ ना। क्या आप लोग को लगता है ये संभव है? एक्चुअल में अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो किसी के पास 2-4 करोड़ रुपए लेके अगर वो बैठेगा ना तो 2-4, और जो कि इंडिया में बहुत सारे आम लोगों के पास आजकल 2-4 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी ने कैलकुलेट किया 36,118 करोड़। मुकेश जी देख लीजिएगा, जीरो कहीं इधर उधर ना हो। 36,118 करोड़ निकाला मुकेश जी ने।
अगर कोई, ये तो मैंने आपको बताया है तब जब 10 लाख रुपए का है, जो कि बहुत नॉर्मल है। अगर कोई 1-2 करोड़ लेके बैठेगा तो पता चलेगा कि इंडिया की आधी जीडीपी उसी की हो गई। तो प्लीज अपने एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं होता। वॉरेन बफेट जैसे लोग 18-19% का CAGR जनरेट करते हैं, तो हम अगर कहें कि हम 25%, 30%, 40%, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो पोर्टफोलियो आपको 30% का CAGR देगा, जिस दिन कोरोना जैसी स्थिति आती है, जिस दिन यूक्रेन जैसी स्थिति आती है, जिस दिन 2008 आता है, आपको पता नहीं चलता। ये जब आता है तो पता नहीं चलता, कब लगता है हाँ अभी 5% गिरा है, कल बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, फिर 10% और गिरा, अब तो इतना गिर गया, अब क्या गिरेगा, फिर और गिरा, ऐसा होता है। तो जो वो वाला पोर्टफोलियो होता है जो 30% का CAGR दे रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, वो पोर्टफोलियो 100 का 5 या 10 बचता है। यानी अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो एक्चुअल में वो 1 करोड़ या 50 लाख बचते हैं, शायद उतने भी बड़े मुश्किल, क्योंकि वो 30% का CAGR वाला अगर पोर्टफोलियो है तो। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 12%, 15% वाला CAGR वाला है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कोरोना आएगा तो आधा होगा, 40% भी होगा। लेकिन 40% होने के बाद 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वो दोबारा उतने पे हो जाएगा। लेकिन जिसकी मैंने बात की, जो 30% का CAGR आपको पोर्टफोलियो दे रहा था, वो पोर्टफोलियो जब 5% या 10% होता है, यहां तक भी बुराई नहीं है। लेकिन 10% होने के बाद वो दोबारा अपने आपके जीवन में कभी वो वैल्यू आप नहीं देख पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। अब अगर आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानते हैं कि इंडिया के सारे इकोनॉमिक्स से, इंडिया के सारे मोदी जी जैसे पॉलिटिशियन से, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आज यूक्रेन बम फेंकने वाला है, या आज जो है फिलिस्तीन से कुछ लोग निकलेंगे और जाके इजराइल पे कुछ कराएंगे और कल से कुछ हो जाएगा, या आज रात को ये कोरोना आ जाएगा, अगर ऐसा लगता है और कल ही आप निकाल लो 1 दिन पहले, तो पता नहीं। अगर आपको ऐसा, आप इस तरह के इंसान हैं तो ऐसा जनरली होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है पैसा बढ़ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत, कई लोगों को लगता है यार मैं तो जो है सर बात करते हैं 15% की, 18% की, मैं तो 20% से बढ़ा रहा हूँ, 22% से बढ़ा रहा हूँ, और बड़े खुश होते हैं, मेरे पास आते हैं पोर्टफोलियो लेके। मैं, और सच्चाई है कि मेरा पोर्टफोलियो पता चला कि पिछले साल 18% बढ़ा है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो 25% बढ़ा है। मुझे भी देख के लगता है यार क्या बढ़िया है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी तरह पता है, आज भी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आज भी मेरे पास एक भाई साहब आए थे, शायद वो बैठे होंगे तो सुन रहे होंगे, तो मैंने उनको समझाया 25% बढ़ा उनका पोर्टफोलियो, बल्कि 25 में नहीं, 26 पॉइंट समथिंग परसेंट का उनका पोर्टफोलियो का CAGR है पिछले साल 2 साल में। बड़े अच्छा है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। लेकिन इस पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम कहाँ है कि जिस दिन गिरेगा उस दिन बेच नहीं पाओ, बेच पाता ही नहीं, ऐसे सिचुएशन में आदमी बेच नहीं पाता। क्योंकि होगा क्या, 100 रुपए का एक दिन में वो 80 रुपए होता है, 85 रुपए होता है। जिस दिन 85 रुपए होता है तो फिर आपको लगता है नहीं अब तो इतना गिर गया, अब थोड़ा बढ़ेगा तो मैं बेच के निकल जाऊं। फिर वो पता चलता है अगले दिन सर्किट लग गया, फिर अगले दिन अच्छा अब तो इतना गिर गया, अब क्या गिरेगा। जैसे अभी आपको देखना, एग्जाम्पल देखना है तो आप पेटीएम को देख लो, जब 2000 से हजार आया तो लोगों को लगा अब तो आधा हो गया, अब क्या होगा। जब वो 1000 से 500 आया तब भी लोगों को ये लगा अब तो इतना आधा हो गया, अब क्या होगा। फिर वो 500 से 300 आया, तो वही होता है। अब 2000 से 300 हो गया, पोर्टफोलियो को देखोगे तो कितने परसेंट बच गया, 15% बच गया जिसका उसमें पैसा लगा हुआ। तो ऐसा ही होता है। लेकिन तो इस बात को आपको समझना है कि आपका पैसा जो बढ़ रहा है, क्या आप उसके घटने के लिए तैयार हैं। अगर आप मैं हमेशा कहता हूं कि 10-5% हम लोग भी करते हैं, मजे देते हैं जीवन के, ठीक है 10-5% लगाओ, टाइम से निकल जाओ, कुछ ऐसा करो। लेकिन पोर्टफोलियो जिसे आप कोर पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसमें आपके कमाई के पैसे लगे हैं, जिसमें आपके बच्चों को पढ़ाने का पैसा लगा है, जिसमें आपको अपने बेटे की शादी का पैसा लगा है, जिसमें आपके रिटायरमेंट का पैसा लगा है,
उस पैसे को 12-15% से बढ़ने दे, काम खत्म, प्लीज उससे पंगे न ले। जैसे आपके पीएफ में पैसा 7% 8% से बढ़ता 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 एक ऐसा अमाउंट हो जाता है जिससे कि आप अपना काम कर पाते हैं। जिस तरह से आपका ग्रेच्युटी का पैसा या आपके एफडी का पैसा एक धीरे 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 बढ़ता बढ़ता एक ऐसा पीपीएफ का पैसा हो जाता है और आप काफी काम कर पाते हैं। उसी तरह आप जब इक्विटी में आए हैं तो आपने अपने आप ही जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर एज ले लिया, उसके ऊपर 2%, 3%, 4% का एज ले लिया है। उस पैसे को, जिस पैसे से आपकी बेटी की शादी होनी है, आपके बेटे की शादी होनी है, आपके बेटी की पढ़ाई होनी है, आपके बेटे की पढ़ाई होनी है, आपके रिटायरमेंट होना है, आपका कहते हैं बीमार वगैरह का पैसा है, आपके डिपेंडेंट्स को देखना है, बहन भी हो सकती है छोटी जिसकी शादी वगैरह करनी है, उस पैसे को 12-15% से बढ़ने दे, उसमें पंगा ना। उसके बियॉन्ड आपके पास पैसा है जीवन में, आप जैसे होता है कि हाँ जी मुझे तो एक शोरूम खोलना है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो नहीं चला, ऐसा होता है। कई लोग बिजनेस खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, तो सेम वे आपने भी 10-20-50 लाख रुपए कहीं लगाए हैं किसी शेयर में, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, वो आपके ऊपर जो भी आप, लेकिन वो बियॉन्ड वाला पैसा होता है, वो आपके नीड वाला पैसा नहीं होता। अपने पैसे को 2 टुकड़ों में बांटो। मेरे पास बियॉन्ड वाला पैसा उतना नहीं है, सच्चाई कोई पूछे मुझसे तो कोई कहता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, एकदम इंडिपेंडेंट हूँ मैं। आज आंख मेरी बंद हो जाए तो मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी, मेरी वाइफ का फ्यूचर, मेरे सब कुछ हो जाए। लेकिन उसके बियॉन्ड वाला पैसा क्या होता है? क्या वो है? जो है उसको ऐसे लगा रखा है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। लेकिन नीड वाले पैसे को प्लीज ऐसे जगहों पे न लगाएं, न लगाएं, न लगाएं, उन शेयर्स में न पड़े जो आपको रुला देंगे। किसी को अगर एग्जाम्पल याद हो तो जब मैं 120-25 में पीएनबी से निकला तो मैंने लोगों को बताया, मुझे दिख रहा है पीएनबी 160 की तरफ जा रहा है, सच्चाई बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ। याद है जसवीर जी या किसी को याद है, मैंने बताया था आप लोगों को कि पीएनबी 160 की तरफ जा रहा है, मुझे दिख रहा है पीएनबी 160 की तरफ जा रहा है, एंड नो रिकमेंडेशन, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अब पीएनबी में 160 की तरफ जाते समय अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो उसमें मुझे उस पैसे को 60 होने के लिए क्या मैं तैयार हूं? अगर तैयार हूं तो लगा, वो मैं तैयार नहीं हूं। उसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं तो आज 300 के आसपास होगा, हम लोग तो 120 के आसपास निकल गए थे, आज 300 है, लेकिन मुझे कंफर्ट होना चाहिए। वो 300 गया है या 120 से 60 जाता है किसी को नहीं पता, आपको इस बात को समझना है। टेक्निकल बता देता है कि हाँ जी टेक्निकल, आज भी पीएनबी का टेक्निकल बहुत अच्छा है, एसबीआई का टेक्निकल बहुत अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें फंडामेंटल भी देखना है। मैं बार बार बताता हूं, जो डेटा आपको दिया जा रहा है, जिस डेटा को देख के ये मार्केट बढ़ रही है, ये डेटा कितना सही है, नो ऑफेंस टू एनी गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता। ये डेटा में कितनी सच्चाई है, ये डेटा उसी दिन पता चलेगा जिस दिन ये सरकार जाएगी और दूसरी सरकार आएगी, तब मैं बता पाऊंगा कि जो मेरे को डिफेंस कंपनियां, मुझे ऑयल कंपनियां, मुझे एफएमसीजी कंपनियां, जो सॉरी ये क्या बोलते हैं कि बैंकिंग कंपनियां, ये जो डेटा दे रही हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सही है, कितनी नहीं है, कितनी फैब्रिकेटेड है, कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। और कोई कहे कि क्या मैं करंट गवर्नमेंट का विरोधी हूं, जितना लोग मुझे जानते हैं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन नहीं पता, जब मुझे डेटा पता ही नहीं है तो मैं उसमें अपना पैसा क्यों लगाऊं, मैंने लगा सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने पैसे को प्लीज बचाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे को बचाना। आज मेरे फादर गांव में रहते हैं, शान से रहते हैं, हम तीनों भाई बाहर रहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में उस पैसे को सेव किया, इसलिए वो शान से रहते हैं, क्योंकि उनके पास अपने है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा, ओल्ड एज बहुत अच्छी टाइम नहीं होता लाइफ का, उसमें केवल और केवल एक चीज काम आती है, वो है पैसा, और दूसरे तो कर्मा है। हमेशा मैं कहता हूं, जो ऐसा कर्म आप करेंगे वही आपका जीवन में साथ देता, उसमें कोई इफ बट नहीं, कर्मा ऑलवेज पे, कर्मा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट कर्मा का नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना। चलिए कुछ स्टॉक्स की मैं बात करने जा रहा हूं, प्लीज नो रिकमेंडेशन एट ऑल, केवल मैं फंडामेंटल टेक्निकल्स आपसे बात करूंगा। इसी
तर्ज पे आप जो है ये वही स्टॉक है जो मुझसे पूछे गए हैं। स्टॉक पे चर्चा आज वो लोग जुड़े होंगे, देख लेंगे अपने आप। स्टॉक पे चर्चा जब हम करते हैं तो जो कई लोग मुझे व्हाट्सएप भेजते हैं कि सर ये स्टॉक बताओ, मैं टिप्स वगैरह देता नहीं, आपको पता है मैं बिल्कुल नहीं देता। कई लोग को मैं इग्नोर कर देता हूं, तो लोगों को लगता है मैं इग्नोर करता हूं। सच्चाई है, एज पर सेबी नॉर्म्स आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनी टिप्स। मेरे अपने घर के कोई लोग हैं तो मैं कुछ खरीदता हूं तो अपने भाई को जरूर बताता हूँ, भाई मैंने आज ये खरीदा। अब बेचता हूँ तो बता देता हूँ, भाई मैंने आज ये बेचा, काम खत्म। लेकिन टिप्स देना के लिए मैं अलाउड नहीं हूं, इसलिए मैं टिप्स नहीं दे सकता। ठीक है। नाउ अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि आपको जब कोई स्टॉक को देखना है तो आपको क्या चीजें देखनी है। एक चीज ध्यान रखिए, जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य है हवा चलेगा, पानी चलेगा तो हम जीवित रहेंगे। सेम वे स्टॉक मार्केट का एक सत्य है, वो है इनकम, रेवेन्यू। रेवेन्यू या प्रॉफिट, जिसे आपका रेवेन्यू के टर्म में, जब आपका जितना कंपनी कमाएगी उतना ही आप कमाएंगे। अगर कंपनी की अर्निंग 15, 16, 17% रहेगी अगले 10 साल, तो आपका स्टॉक भी 15, 16, 17% के आसपास का अर्निंग देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आज ओवर वैल्यूड ना हो। आज वो ओवर वैल्यूड ना हो। अगर ओवर वैल्यूड होगा तो अगर कंपनी 15 कमाएगी तो आप 8 कमाएंगे। ओवर वैल्यूड अगर आपका स्टॉक है तो ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूं आपके स्टॉक ने उतनी अर्निंग देनी है जितना की कंपनी कमाएगी। अब कंपनी कमाती है सपोज 15% का सीएजीआर, यानी आपके स्टॉक को भी 15% का सीएजीआर देना। अब आप जो है इसको 16, 17, 18 कैसे कर सकते हैं? तो आप ऐसा स्टॉक ढूंढें जो आज के टाइम पे अंडर वैल्यूड है। अगर वो अंडर वैल्यूड है, अगर 100 रुपए की चीज 80 में मुझे मिल जाती है, 100 की 100 में मिलेगी तो मुझे 15% का सीआर देगी। लेकिन अगर 100 की चीज मुझे 80 में मिल जाती है तो ये 20 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और मेरा जो सीएजीआर है वो 15 की जगह 16, 17 या 18 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ओवर वैल्यूड कंपनी खरीद ली, यानी 100 वाली कंपनी को मैंने 110 या 115 में खरीद ली, तब क्या होगा? कंपनी तो कमा रही है 15%, लेकिन मैं कमा पाऊंगा केवल 12% या 10% ही, क्योंकि मैंने पहले ही 12% का या 20% का या 25% का प्रीमियम दिया हुआ है, वो एडजस्ट होगा। ये सिंपल सा पूरी कहानी है इस स्टॉक मार्केट के, जो ग्रोथ होती है आने वाले 2, 4, 5 साल 10 साल में जो हम अर्निंग करते हैं। सिंपल। इसी फिलॉसफी को समझते समय हम हमेशा कहते हैं कि स्टॉक को जब आपको खरीदना है तो अच्छे स्टॉक खरीदना, अच्छा मतलब जो 15, 18, 20% का सीएजीआर दे रही है, और आपको सस्ता खरीदना है, यानी जो उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे आपको कम प्राइस पे खरीदना है, कम प्राइस पे खरीदना है। अब आप कहेंगे कि सर अच्छा क्या होता है? तो उसकी 5, 7, 8, 10 कहते क्राइटेरियाज हैं। जैसे लड़की के शादी करते समय अच्छा कहते हैं कि लड़का लंबा हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छे घर से हो, अच्छी नौकरी करता हो। उसी तरह स्टॉक है, स्टॉक का जी अच्छे अच्छे बिजनेस में हो, अच्छे उसके ओनर्स हो, मतलब उसका जो प्रमोटर्स बैकग्राउंड हो। जैसे अगर कोई टाटा जी का स्टॉक है, कोई अंबानी जी का स्टॉक है, कोई बिरला जी का स्टॉक है, तो हम मान के चलते हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंडिया को बढ़ा रहे हैं। तो अच्छे, या कोई आपने नाम सुने हुए हो कि कोई किसी का प्रमोट, किसी स्टॉक का प्रमोटर ही सेबी या एनएससी बीएससी होती हैं, तो वो भी एक अच्छे स्टॉक में आता है। सेम वे कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा हो, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा हो, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो, तो इस तरह से कुछ चीजें हम देख लेते हैं। अब बात आती है कि सर फिर अब आपने अच्छा स्टॉक तो बता दिया, अब उसका अच्छा रेट कैसे बताएं? तो अच्छा रेट ये पर्सन टू पर्सन होता है। किसी भी चीज के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं और मेरी वाइफ यहाँ हमारे घर के बाहर फ्रूट अंकल है, हम जाते हैं वहां सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पे सब्जी मिलती है 80 रुपए किलो है, मान लो कोई टमाटर, हमने 80 रुपए किलो लिया या 60 रुपए किलो लिया, चलिए आए, तो हमें वो 60 रुपए किलो जब देता है तो हमें अच्छा रेट लगता है। लेकिन हो सकता है मेरा कोई पड़ोसी है, वो कह नहीं है 60 रुपए किलो तो बड़ा महंगा दे रहा है, मैं तो यहाँ 57 सेक्टर में एक मंडी रखती है या 46 सेक्टर में एक मंडी रखती है, मैं वहां जाऊंगा और वहां तो 40 रुपए किलो। ठीक है, उसके लिए वो अच्छा रेट हो सकता है। रेट
अच्छा क्या है, ये आपकी अपनी नॉलेज होती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपना कंफर्ट होता है। ये हर आदमी के लिए अच्छा रेट अलग अलग होगा। जैसे अगर मेरी बेटी किसी स्कूल में जाती है, वहां 15,000 रुपये महीने का फीस है, तो मेरे रेट ठीक है। लेकिन दूसरा कोई पर्सन हो सकता है जिसके लिए 10,000 ठीक हो और तीसरे पर्सन के लिए 20,000 ठीक हो। वो रेट अलग अलग, वो ठीक जिसे कहते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इसके ऊपर डिपेंड करती है। जो मेरी नॉलेज पिछले 15-20 सालों में डेवलप हुई है, वो यही है कि आप जो किसी भी चीज का रेट लगाने का दो ही तरीका होता है। एक कि आज उसके एसेट्स कितने हैं, हम कंपनी खरीद रहे हैं यानी उसके एसेट्स कितने हैं, और दूसरा आने वाले सालों में उसकी अर्निंग कितनी होगी। एसेट्स कितने हैं इसको तो फिर भी आप तोल लोगे, लेकिन आने वाले सालों में अर्निंग कितनी होगी इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं दे सकता। अब अनुमान पे निकाली हुई कोई भी चीज, अनुमान पे निकाली हुई कोई भी चीज वो अलग अलग ही होगी। मैं अनुमान लगाऊंगा इंडिया का ग्रोथ शेप, जब आरबीआई अनुमान नहीं लगा पाता। हर साल एक अपना जीडीपी एस्टिमेट देता है, फिर उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट देता है, फिर उसके बाद एक्चुअल एस्टिमेट देता है। हर साल ऐसा ही होता है आरबीआई इंडिया के बारे में। लेकिन आप सोचते हैं कि आप रिलायंस को पकड़ेंगे और आप उसके 15 साल की अर्निंग को एस्टिमेट कर देंगे, ये गलत बात है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो अब इसका तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, जो कोई लेमैन इसको जान सकता है, उसका तरीका होता है कंपैरेटिव वैल्यूएशन। कंपैरेटिव वैल्यूएशन, कंपैरेटिव वैल्यूएशन क्या होती है कि जी मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन बाकी लोग इसको क्या वैल्यू दे रहे हैं, या पिछले सालों में इसको क्या वैल्यू मिली है, या इसके जैसी बाकी पेन की इनकी क्या वैल्यू है। बस उसके बेसिस पे हम कंपैरेटिव वैल्यूएशन करते हैं कि जी पिछले सालों में इसको कोई 10 रुपए देता था, आज 8 का है तो सस्ता है, और 12 का है तो महंगा। या इसी के जैसा ये वाला पेन है, इसको 10 दे रहे हैं और इसको 8 ही में मिल रहा है तो सस्ता है, लेकिन अगर ये 15 में है तो ये महंगा। तो हम कंपैरेटिव वैल्यूएशन जिसे कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करना, वो ज्यादा आसान तरीका होता है। और 99% जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो एनालिस्ट हैं जिनके पास 10, 20, 50 सीए की टीम, सीएफए की टीम बैठी होती है, वो सेक्टर वाइज उनका, मैं अभी 4 दिन पहले एक उसमें गया था, जो लोग चलाते हैं पीएमएस, और उन्होंने मुझे बुलाया था किसी पर्पज से। तो जो बड़े बड़े लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उसमें मिनिमम जो वैल्यू चाहिए होती है वो 50 लाख चाहिए होती है। ठीक है, तो वहां गया था तो मैंने देखा एक पूरी टीम है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखती है, एक पूरी टीम है जो बैंकिंग सेक्टर को देखती है, एक पूरी टीम है जो एफएमसीजी सेक्टर को देखती है। अब उस टीम में 4 सीए हैं, 4 सीएफए हैं, बहुत सारे डेटा वाले लोग हैं। वो निकालते हैं कि हाँ जी इस कंपनी के आने वाले सालों में क्या अर्निंग होगी, और आपको लगता है कि हाँ जी आप कर लोगे। तो प्लीज हमें इन सब, और वो भी सही नहीं निकाल पाते, वो पूरी टीम मिलकर भी सही नहीं निकाल पाते, लेकिन हम स्क्रीनर खोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं और हमें लगता है हाँ हमने एनालिसिस कर ली। इसीलिए कहा जाता है कि बेटर ये है, किसी ने अगर मेरी क्लास अटेंड की हो तो मैंने एक सेशन लिया था कि अमेरिका में जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है, सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड जो परफॉर्म करता है अमेरिका में, गूगल कर लीजिएगा आप लोग, उसका नाम मुझे को याद नहीं आ रहा, उस समय मैंने सर्च किया था, तो वो कॉपी म्यूचुअल फंड है। वो कहता है जी हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो देख लेंगे कौन लोग अच्छा कर रहे हैं, कौन म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, हम उनके स्टॉक को कॉपी करें। वो कहते हैं हम तो कॉपी म्यूचुअल फंड, अब उन्होंने कुछ नाम ही ऐसा कुछ रखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो फंड उसका नाम ही है समथिंग फंड, कॉपी फंड ऐसे करके उसका नाम ही, वो सिंपली कॉपी कर। तो बेटर है कि हम लोग भी अच्छे लोगों को, अच्छे पोर्टफोलियो को आप फॉलो करिए, कॉपी करिए, काम खत्म। आप कहते हैं जज्बात में बढ़ के कुछ बहुत बड़े क्लोन फंड, सही किसी ने लिखा, बहुत अच्छी बात है, क्लोन फंड, उसका नाम ही है क्लोन फंड, एक्सीलेंट। तो वो क्लोन करते हैं, बस क्लोनिंग करते हैं उसको कि हाँ जी ये हो रहा है जी हम भी वही करें। तो उसी तरह आपको भी जब आप स्टॉक मार्केट में आए हैं,
2-4 वीडियोस देखिए, 2-4 लोगों के बारे में पढ़िए, और वो कोई भी हो सकता है। वो सुनील त्रिपाठी हो सकते हैं, वो आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, वो रामदेव अग्रवाल जी हो सकते हैं, वो विजय केडिया जी हो सकते हैं, वो नीलेश शाह जी हो सकते हैं। जिस पे आपको फेथ लगने लगता है आने वाले सालों में, कोई भी हो सकता है। धीरे धीरे जानते जानते वो उनको देखिए, वो किस तरह के स्टॉक पिकअप कर रहे हैं, उनके स्टॉक को आप देखिए और धीरे 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 क्लोनिंग करिए, डिपेंडिंग अपॉन थोड़ा बहुत, तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। फिर आपकी अर्निंग हो जाती है तो जो मर्जी वो करिए। तो जिन स्टॉक्स को आज मैं लेके जाने वाला हूं, उसमें जो पहला स्टॉक है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे हाथ जोड़ के कि कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग, सब लोग 65 लोग चैट बॉक्स में लिखें नो स्टॉक रिकमेंडेशन, प्लीज। देखता हूं, मैं काउंट कर रहा हूं। नो, अच्छा नो लिख दीजिए, चलिए नो, तभी मैं स्टॉक पे जाऊंगा। नो, नो स्टॉक रिकमेंडेशन, नो नो नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये बहुत सारे लोग डायरेक्ट मैसेज टू मी करके डाल रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेज डाल रहे हैं, एवरीवन को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास अभी तक कितने मैसेज आ गए हैं टोटल, लेट मी सी, ठीक है। तो सबसे पहले जिस स्टॉक को मैं लेके चल रहा हूं, वो स्टॉक का नाम है SBI कार्ड। इस SBI कार्ड को अगर आपको समझना है, अच्छा आज मैं केवल और केवल आपका वीक कैंडल को देख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चार्ट को देखेंगे तो मेरे चार्ट पे वीकली कैंडल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यानी थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे। 2-4 महीने की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, साथ में मैं आपको एक और चीज खोल देता हूं, थोड़ा सा बात करेंगे फंडामेंटल की, आपको जानने के लिए। आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूं, मैं आपको ये बताता हूं ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। SBI कार्ड एंड पेमेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा आप उतना कमाएंगे जितना कंपनी कमाती है। कंपनी कमा रही है इसमें करीब करीब 25% के आसपास, ROE इसका 25% है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 68% की दिख रही है मुझे ये दिखता है कि पिछले 5 सालों से ये 20% का सेल्स ग्रोथ कर रहा है, और पिछले 10 सालों से ये 30% का अपना EPS में ग्रोथ कर रहा है। थोड़ा सा जिसको नॉलेज है, जो मेट्रो वगैरह में चलते हैं, तो वो देखेंगे हर मेट्रो स्टेशन पे आपको इनके लोग मिल जाएंगे जो आपसे पूछेंगे कि हाँ जी सर, आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है क्या? आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मेट्रो वगैरह बहुत यूज करता हूँ। वही कहते हैं ना, अभी मैंने थोड़ी बार कहा कि सेविंग और फिजूल खर्ची 2 अलग अलग चीजें हैं। इसको मैं आपको जोड़ के अच्छा एग्जाम्पल मिल गया तो दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से कोई भी स्कूल नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली के कुछ एरिया में बुलाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अगर नोएडा गाड़ी चला के जाऊं, गाड़ी चला के आऊं, तो मेरा 2000 रुपए के पेट्रोल लगे, सिंपल। मैं कहता हूँ, मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ, हुडा सिटी सेंटर जाता हूँ, पार्क करता हूँ, मेट्रो पकड़ता हूँ। जनरली स्कूल वालों की गाड़ी वहां मेट्रो स्टेशन पे खड़ी होती है, वहां से जाता हूँ, चल फिर मेरा 50 रुपए शायद कार्ड से कट जाते होंगे, वो जो मेट्रो टिकट के हैं, जाने 50 आना, 50-100 रुपए, आई थिंक 70 रुपए आसपास हुडा सिटी सेंटर में पार्किंग, 100। अब 2000 की जगह मेरे 200 रुपए लगे, ये मेरे लिए, इसी को हम बचत कहते हैं। हो सकता है आप में से कोई लोग कंजूसी कहें इसको, ये मैं इसको बचत कहता हूं। मेरे हिसाब से दिस इज प्योर सेविंग, क्योंकि जब मैं मेट्रो में होता हूं तो मैं बहुत सारा अपना स्टॉक ट्रेडिंग करना है या कुछ करना है कुछ, तो मैं कर पाता हूँ, शायद ड्राइविंग करते समय वो भी ना करता हूँ। तो मेरे लिए ये प्योर और प्योर 1500 रुपए की सेविंग, 1700 रुपए की सेविंग, यही करना बस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, अच्छा फोन नहीं यूज करना, अच्छे ये कभी इसको, कभी भी कोई फाइनेंस वाला जो वैसे नए नए से आएंगे वो आपसे कहेंगे घर मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, वो सब, लेकिन जो फाइनेंस वाला होगा आपको वही गाइड करेगा
पता है भाई, सबको घर चाहिए, समाज में रहना है तो फोन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ये सब चीजों के लिए आपको फैमिली के साथ रहना है, तो आपको वेकेशन पे भी घूमने जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो सेविंग अलग चीज होती है, कंजूसी अलग चीज होती है। हाँ, तो किसी ने मेट्रो स्टेशन पे SBI कार्ड वालों को पीछे पड़ते कितने लोगों ने देखा है? आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, या आप कैमरा ऑन करके भी हैंड रेज कर सकते हैं, या यस, गुलशन जी ने यस लिखा है सर तो एयरपोर्ट पे भी बहुत देखा है मैंने, सभी एयरपोर्ट एयरपोर्ट, पे मोटा मोटी एक मिल जाता है। अच्छा, तो एयरपोर्ट पे दिखते हैं, पता नहीं, दिल्ली टर्मिनल। पता नहीं, यही तो मैं सरप्राइज हूँ सर, एयरपोर्ट पे भी SBI वाले लगे पड़े हैं, तो कई बार ऐसे होता है मेरे कि मतलब मेरे मैंने नहीं देखा पैसा है इधर इनके भी, पास। हो सकता है इधर बीच में कुछ आए हो तो पता नहीं, मैंने एयरपोर्ट पे नहीं देखा, लेकिन मैं मेट्रो पे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बहुत देखा है। मैं एयरपोर्ट से शायद कम ट्रेवल करता हूँ, एयरलाइन से पुणे पुणे ज्यादा। और चेन्नई, पुणे हाँ और चेन्नई में देखा है सर। हाँ, पुणे और चेन्नई में मैं जाता अच्छा, रहता हूँ, वहाँ वहाँ को छोड़, अच्छा, हमारी हाँ, ये दिल्ली वगैरह में, क्योंकि मैं दिल्ली टू बनारस, अहमदाबाद, ये सब ट्रेवल करता हूँ, एयरपोर्ट पे तो मुझे नहीं दिखे कहीं, हो सकता है। तो अब मतलब मुझे दिख रहा है कि हाँ, बिजनेस में लोग लगे हुए हैं, बिजनेस को ये प्रमोट कर रहे हैं। पहली बात समझिए, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ उस पूरी कहानी से, कि बिजनेस को ये अच्छा खासा प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब मैं देखता हूं कि प्रमोटर ग्रुप कौन है, इसका प्रमोटर ग्रुप है SBI, तो यानी प्रमोटर अच्छे हैं, चोर प्रमोटर नहीं है। ये बात भी मुझे समझ में आता है कि प्रमोटर्स आर गुड। सबसे पहली चीज होती है जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं, प्रमोटर्स आर गुड, प्रमोटर्स आर इन अ बिजनेस विच इज अ ग्रोइंग बिजनेस। ठीक है, किसी ने लिखा पेट्रोल पंप एंड शॉपिंग मॉल, एकदम सही है। तो प्रमोटर्स आर गुड, प्रमोटर्स आर डूइंग बिजनेस एंड दैट बिजनेस इज अ ग्रोइंग बिजनेस, बिकॉज इंडिया में शायद बैंक अकाउंट अब पिछले 10 सालों में सबके पास हुए हैं। क्रेडिट कार्ड, मुझे, मेरी जो नॉलेज है, आप चाहें तो गूगल कर लें, मुझे लगता है कि 7-5% लोगों के पास भी इंडिया में भी क्रेडिट कार्ड नहीं होंगे। ठीक है, मुझे लगता है, जो मेरी नॉलेज है, कि 5% लोगों के पास भी नहीं होंगे। तो आने वाले सालों में हर कोई फोन ले रहा है, तो फ्रिज ले रहा है, तो ये ले रहा है, सब EMI पे ले रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है, चाहे बजाज फाइनेंस का ओवरड्राफ्ट सिस्टम है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिस तरह की जनरेशन में हम जा रहे हैं, जिस तरह की नई जनरेशन आ रही है कि हाँ, पहली सैलरी आती है वो तभी उसको कार चाहिए होती है, उसी से आपको थोड़ा सा अलग रहना है, थोड़ा सा। तो उसमें इस बिजनेस का, इट इज अ ग्रोइंग बिजनेस, नो डाउट। अब आप कहेंगे कि सर, जब यहाँ पे जियो फाइनेंस एंड ऑल दोस आ रहे हैं तो क्या इनके लिए कंपटीशन है? एकदम कंपटीशन है, लेकिन मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि उस कंपटीशन का अभी आने वाले कुछ सालों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा मार्केट शेयर, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, उसको कैटर करना 1%, 2%, 3% नहीं कर सकते। इसके लिए एक लंबे प्लेयर लिस्ट की जरूरत है। तो एक चीज समझ में आता है कि हाँ जी, दिस बिजनेस इज अ ग्रोइंग बिजनेस विच इज जनरेटिंग गुड रेवेन्यू। अब मैं थोड़ा सा इसके वैल्यूएशन को देखता हूं, ये मैं फिर पूरी प्रोसेस आपको सिखा रहा हूं, प्रोसेस सिखा रहा हूं। मैं वैल्यूएशन को देखता हूं, 10 साल के PE वगैरह को कंपेयर करता हूं, तो मुझे दिखता है कि हाँ जी, ये 52 के PE पे ट्रेड करने वाला स्टॉक आज के टाइम पे 30 के PE पे मिल रहा है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन जब आ जाए, जब आपका ROE इज लेस देन, सॉरी, ROE इज ग्रेटर देन PE हो जाता है, यानी PE इज लेस देन ROE होता है, तो वो तो दुनिया की सबसे अच्छी वैल्यूएशन स्ट्रेटेजी होती है। दुनिया की सबसे अच्छी वैल्यूएशन स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आपको स्टॉक मिले जब PE इज लेस देन ROE। यहाँ पे अभी नहीं है, नो डाउट, आसान नहीं होता। अगर आप ढूंढेंगे तो अच्छी कंपनियां उस वैल्यूएशन पे आते आते तो बहुत बड़े लोग लूट लेना शुरू कर देते हैं, आने नहीं देते उस वैल्यूएशन पे। ये उसी तरह है कि कहते ना कि किसी चीज पे सेल लग गई है और लोगों ने लूट लिया है, उस तरह का है, तो मिलती नहीं अच्छी। ये देखो, इसकी ROE है 25 यानी 26 है, 25, और इसका P जो है वो करीब 30 का है, यानी ठीक ठाक है। इसको हम ठीक ठाक कहेंगे। बहुत क्या, बहुत सस्ता है? बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन महंगा तो बिल्कुल नहीं है, एवरेज है, एवरेज से सस्ता, एवरेज से सस्ता, बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन एवरेज से सस्ता। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये चीज लोग कई बार कहते हैं कि कई बार आप टीवी देखेंगे या कहीं पेपर में पढ़ेंगे तो कहेंगे कम पी है तो सस्ता है। कम पी मतलब कम किसे कहोगे? कम किसे कहोगे? 4 को कम कहोगे, या 10 को कम कहोगे, या 20 को कम कहोगे? कम किसको कहोगे? कम का सिंपल सी बात है कि वो कितना कमा रहा है।
कमा रहा है 25%। अब यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखाता हूँ। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको 51 के पी पे है और 20 का आरओई है। ये महंगा है, ये वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। अगर मैं यहीं पर आपको एक मान लो एशियन पेंट दिखाता हूँ, एशियन पेंट दिखाता हूं तो आप देखेंगे ये वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। अगर मैं आपको यहीं पर मान लीजिए इन्फोसिस दिखाता हूं तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैं ये देखिए यहाँ पे 31 का आरओई है और 25 का पी। लेकिन आपको आज ये स्टॉक नहीं समझ में आएगा क्योंकि पिछले 1 साल से चल नहीं रहा, 1.5 साल से चल नहीं रहा, 2 साल से चल नहीं रहा, इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा। आपको टीसीएस समझ में आ जाएगा क्योंकि वो पिछले 6 महीने में 3000 से 4000 हो गए। लेकिन उसके पिछले 6 महीने में जब वो 4000 से 3000 हुआ था तो वो सबको खराब लग रहा था। तो ये ऐसा ही होता है, ये ऐसे। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, वैल्यूएशन के हिसाब से दिस इज द बेस्ट कहते हैं ना वैल्यूएशन विच यू कैन हैव इन अ गुड कंपनी। अगर आप सर्च करने लगे, मैं आपको स्क्रीनर पे भी स्क्रीन करके दिखाता हूं, ये सब चीजें सीखिए। आप लोग जितना सीखेंगे उतना अच्छा है कि price to earning is less than return on equity। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मैं इसको थोड़ा सा सर्च करता हूं तो मुझे कुल 638 कंपनियां मिलती है। लेकिन अगर सच्चाई बताऊं, जब मैं इसको मार्केट कैप पे इसको सॉर्ट कर दूंगा तो देखना केवल मैं 50वीं कंपनी पे ही पहुंचा तो 20,000 करोड़ के नीचे हो गई। केवल 50वीं कंपनी अभी है जो 20,000 करोड़। अगर मैं इसको अगले पेज पे चला जाऊंगा तो पता चलेगा कंपनियां जो है कहां चली गई, 10,000 करोड़ के नीचे वाली कंपनियां आ गई, जो कि जनरली रिस्की कंपनियां होती, जनरली रिस्की। तो आपको अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में जो इस वैल्यूएशन पे दिखाई दे रही है, लेकिन और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं जिसको हमें देखना हो, तो कुल मिला के सच्चाई बताऊं 50,000 करोड़ यानी करीब करीब आपको ये समझ लीजिए टोटल 30-31 कंपनियां दिख रही हैं। अब इसके बियॉन्ड आपको एनालिसिस और करनी पड़ेगी। 30-31 कंपनियां आज भी मुझे दिख रही हैं जो जिसकी वैल्यूएशन जो है क्या है, आरओई इज ग्रेटर देन पी, या मैं कहता हूं पी इज लेस देन आरओई। दिस इज अ वेरी गुड वैल्यूएशन मैट्रिक। लेकिन क्या ये 30 की 30 कंपनियां खरीदने वाली होती है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें क्या क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा ओएनजीसी जो गवर्नमेंट कंपनी है। आपको पता है अभी इलेक्शन का दिन आया और मोदी गवर्नमेंट ने कहा 4 रुपए हम पेट्रोल का रेट कम करते हैं, पता चलेगा ओएनजीसी धड़ गिर गया, कुछ हो गया। ठीक है, तो आपको उसमें पावर ग्रिड कुछ भी हो सकता है, आईओसीएल में कुछ भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं इनको आप ऐसे ही हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद पता चला इलेक्शन खत्म हुआ, मोदी गवर्नमेंट हार गई, तो अदानी पावर का पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता। मैं आई एम गिविंग यू द रीजनिंग्स। तो आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। इस ऐसी स्थिति में हो सकता है जीत जा तो ये डबल भी हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या पता क्या हो जाएगा। तो अगर आप उस रिस्क को लेने को तैयार है, आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ जी हमारी तो सरकार बनेगी और ये डबल होगा, तो आपको जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि यार पंगे ही क्यों लेना है, छोड़ो ना मैं राहुल जी को गाली दूं, ना मैं मोदी जी को गाली दूं। मैं न्यूट्रल रह के जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन में, कहते हैं ना, हर सिचुएशन में अपने आप को बना कर रखो। दोनों मेरे लिए बराबर है जी। देश के नेता है, जो जीत गया वो हमारा प्रधानमंत्री, काम खत्म, क्या फर्क पड़ता है। तो उस सिचुएशन में काम कर लें। तो उसी तरह मैं अदानी पावर को इग्नोर कर दूंगा, मैं हिंदुस्तान जिंक को इग्नोर कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि हाँ जी बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप की कंपनी, पावर फाइनेंस कंपनी, बीपीसीएल का टाइप की कंपनी, आरईसी टाइप की कंपनी, जो पिछले कुछ दिनों में एबनॉर्मल रन हो चुका है। एबनॉर्मल रन कहते हैं, जब मैंने आपको बताया, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ पीएफसी, मैंने आप लोग को एबनॉर्मल रन भी बताया। तो अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल रन, दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल। तो मैं उसको भी हटा दूंगा। तो ये जो 30 कंपनियां आपको दिख रही हैं, क्या होता है कि हम मैट्रिक्स बनाते हैं, टिक 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 टिक, जो हर जगह मैक्सिमम जगह टिक होगा वही मैं बाई करूंगा। मैंने क्या देखा, वैल्यूएशन ठीक है,
फिर देखा गवर्नमेंट कंपनी है, कट कर दिया। फिर मैंने देखा एबनॉर्मल रन है, कट कर दिया। फिर मैंने देखा कि हाँ जी ये जो इसका जो पीयर्स है वो ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं, ये महंगी मिल रही है, फिर मैंने कट कर दिया। तो ऐसे करके बहुत सारी, इस 30 में से भी पता चलेगा कि 27 कट हो गई या 25 कट हो गई। तो फिर मैं टेक्निकल्स पे जाऊंगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब मैं एसबीआई कार्ड की बात कर रहा हूं तो एसबीआई कार्ड पे अब मैं जा रहा हूं, ये मैं थोड़ा भावनाओं में बह के आपको वैल्यूएशन पे चला गया, तो इसकी वैल्यूएशन मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैं वहां पे चला गया। ठीक है, अब मैं इसके ग्रोथ पैटर्न को देखता हूं कि हाँ जी पिछले कुछ सालों में जो इसका रेवेन्यू है 1000, 1400, 1800, 2300, 9000, 10,000, लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन बैंक के केस में हमें रेवेन्यू पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, जो बैंकिंग फर्म होती है, खासकर लेंडिंग वाली जो फर्म होती है, ये सब चीजें आप जुड़े हैं तो मेरा काम है सिखाना एज ए टीचर। मैं आपको जो लेंडिंग वाली फर्म होती है उस पे कभी भी आपको रेवेन्यू पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नो डाउट बढ़ रहा है, स्कोप हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है, लेकिन पैसा बांटना दुनिया का सबसे आसान काम। भाई मेरे पास पैसा है और तुझे चाहिए, तुझे चाहिए, तुझे चाहिए, तुझे चाहिए, बांट दो, आपका आपका बिजनेस बढ़ गया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है कि इस पैसे को बांटकर समय पे वापस ले लें और प्रॉफिट भी कमाएं, ये मुश्किल काम। तो आपको अल्टीमेटली इनके नेट प्रॉफिट और ईपीएस को देखना होता है। जो भी इस तरह की फॉर्म होती हैं, अगर आपको मुथूट फाइनेंस को देखना है, अगर आपको बजाज फाइनेंस को देखना है, अगर आपको जियो फाइनेंस को देखना है, तो आपको इनके रेवेन्यू पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ये बेसिक सी चीज है कि हाँ जी रेवेन्यू मतलब कितना पैसा वो बांट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है। तो बांटना बहुत बड़ा काम नहीं है, वहां से पैसा बांटेंगे तो आ जाएगा वो, लेकिन क्या उस बांटने के चक्कर में प्रॉफिट भी हो रहा है उनको कि नहीं हो रहा है, वो बहुत देखना है। बिजनेस एक्सपेंड करने को बहुत बड़ा काम नहीं किया जाता। अब जब मैं इसके ईपीएस को देखता हूं तो 1 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, 13 से नो डाउट कोरोना का टाइम आया तो ये फिर 10 हो गया, लेकिन 10 से फिर मैं देख रहा हूँ 17, 23, 24 बढ़ रहा है। तो यानी मुझे बिजनेस एक्सपेंड होने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी बिजनेस में दिख रही है। यानी मैंने इसके वैल्यूएशन को भी देखा, मैंने इसके बिजनेस को भी देखा, मैंने इसके प्रमोटर्स को भी देखा, प्रॉफिट को भी देखा। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कभी मिस नहीं करना चाहिए, वो होती है आपकी होल्डिंग पैटर्न। जिसने होल्डिंग पैटर्न को समझा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा डिस्क्लेमर है, और कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग मेंटरिंग वगैरह में है, मेरे पास ये स्टॉक भरा पड़ा है। मेरी डिस्क्लेमर है, इसलिए मैं बायस्ड हो सकता हूँ, एकदम बायस्ड हो सकता हूँ। भाई मेरे ने अच्छा लगा होगा तभी खरीदा होगा, तो प्लीज आप अपना रिसर्च करेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि 2021 में 15-16% मार्केट में शेयर था, और आज के टाइम पे इस शेयर का 5% मार्केट में बचा है। धीरे 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 इससे ले लिया गया 5%। दुनिया की जो खराब चीज होती है, आप समझिए, एक ट्रक में टमाटर आ रहा है, किस टमाटर को रोड पे फेंक दिया जाएगा और किस टमाटर को अच्छे लोग अपने घर में ले जाए। सिंपल, जो सड़ा हुआ टमाटर होगा उसे रोड पे फेंक दिया जाएगा, जिसे गरीब पब्लिक उठा देती है, कुछ कर देती है, गरीबों को दिया जाता है। और जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, बड़े घरों में चला जाता है। तो अगर 5% शेयर केवल पब्लिक के पास है, 95% शेयर आपके कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, या तो प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईज के पास है, डीआईज के पास है। अपने आप में प्रूफ कर रहा है कि हाँ जी यहाँ पे कुछ तो कुछ खेला है। ये उसी तरह का खेला है जिस खेला को अगर आपको समझना है, लोगों को नहीं समझ में आएगा। क्या होता है ना, जब आज ही किसी ने कहा कि मैं उस पर भेजा था, वोल्टास में कमाल हो रहा है, कुछ नहीं। अभी अभी केवल 4-6 महीने पहले तक वोल्टास तो दुनिया का सबसे खराब शेयर था। केवल 4 महीने की बात है, केवल 6 महीने की बात। 6 महीने पहले वोल्टास दुनिया का सबसे खराब शेयर था। मुझे सर वो तो चल ही नहीं रहा, क्या करें सर। नहीं समझ में आएगी बात। आपको वोल्टास उसी दिन अच्छा लगेगा जब वोल्टास 20% भागेगा। ये है, दिस इज अ नॉर्मल लाइफ। आपको देखना है, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाए होते
तो आपको समझ में आता कि हाँ जी वोल्टास में क्या हुआ है, क्या उसके रेवेन्यू में क्या हो रहा था। रेवेन्यू 5,000 से बढ़ते 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 क्या ये बढ़ रही थी, एकदम बहुत अच्छे से बढ़ रही थी। क्या इसका प्रॉफिट बढ़ रहा था, हाँ जी बढ़ते 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 बढ़ रहा था। जब आपको दिखा कि हाँ जी 5,500 से 100 हो गया, घटा था, प्राइस घटा था, फिर रेवेन्यू बढ़ा है, प्राइस तो बढ़ना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सी थ्योरी है कि भाई अगर किसी स्टॉक का रेवेन्यू बढ़ेगा, मैंने शुरू में बताया स्टॉक उतना ही बढ़ता है जितना रेवेन्यू बढ़ता है। तो अगर कोई स्टॉक, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 136 से 281 करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 13 दूनी 26 लगभग लगभग डबल हुआ। अगर आप इसके प्राइसिंग को देखेंगे तो लगभग लगभग ये यहाँ से भी ये स्टॉक कितने का था जी, ये स्टॉक आपका इस प्राइस पे कितने का था, जब सी ये कहीं आपका 700 का था, आज 1400 का होगा। सिंपल है। तो अगर ये उसकी वैल्यूएशन थोड़ी और कम रही होती 500 वाली तो आप थोड़ा ज्यादा कमा लेते। है कुछ नहीं, कहानी उतनी। तो अगर आपको कहीं रेवेन्यू घटा है उसकी वजह से स्टॉक बेचा नहीं जाता, स्टॉक खराब हो गया है वो अलग बात है। जब रेवेन्यू घटा है और आपको स्टॉक सस्ते में मिल रहा है ना, फिर आपको अच्छे दिन में, कई बार मैंने बताया है कि अच्छे दिनों में स्टॉक सस्ता नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, वो खूब एक्वायर भी कर रहा है, दुनिया के बाकी बिजनेस को खराब भी कर रहा है, और उसके बाद भी आपको स्टॉक सस्ता मिले। ऐसा कैसे हो जाएगा? आपको देखना है कि क्या कोई ग्रासिम व्रासिम की न्यूज आई है, पता चला हाँ जी एशियन पेंट नहीं चल रहा, ग्रासिम की न्यूज आई है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या फेथ है कि हाँ एशियन पेंट रहेगा, चलेगा? आप अपने घर में पेंट कराते हो, आपको आइडिया है क्या हाँ जी लोगों को दिमाग में कितना बैठा हुआ है और ग्रासिम को बैठाने में कितने साल लग जाएंगे? अगर ये आपको समझ है तो आप एशियन पेंट खरीद लोगे, नहीं तो आप एशियन पेंट नहीं खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे, नहीं खरीद। सिंपल सा थियरी। ये सब बेसिक थियरीज है, इसमें कहीं इफ बट नहीं है। तो मैं आपको एसबीआई कार्ड का बताया था, अब मैं एसबीआई कार्ड के आपको चार्ट को दिखा रहा हूं। इस चार्ट को समझो। और आई थिंक मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे जो कैमरा ऑन है उसमें एक ही दो लोग दिख रहे हैं। और कोई है मेंटरिंग वाला इस समय? मेंटरिंग वाला कोई है? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई अपने से जो हाँ जी सर, बोलिए। कौन, विवेक जी दिख रहे हैं, जसवीर जी दिख रहे हैं। तो एसबीआई कार्ड का कोई मैसेज वैसेज आया होगा आप लोग के पास सर? हाँ हाँ सर, सर, आया आया था, था। आया था। और क्या है, क्या ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक इसके नीचे नहीं जा सकता? जा सकता है, मैं फिर बता रहा हूं क्या नहीं जा सकता जब, लेकिन कितना नीचे जाएगा ये तो सच्चाई है कि इसके मालिक को भी नहीं पता। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ जी इसका आईपीओ आया था 2020 में, 715 के आसपास आईपीओ आया था। आज आपको 2024 में 715 के आसपास मिल रहा है। आपको कंपनी समझ में अगर आपको एसबीआई समझ में आता है, अगर आपको इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर समझ में आता है, तो आपको स्टॉक समझ में आना चाहिए। लेके चुपचाप थोड़ा सा रख लो। आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं, 5,000 रुपए के, मैंने हमेशा कहा कि 5% 6% से ज्यादा किसी स्टॉक में पैसा लगा के अपना करने की जरूरत नहीं। 5% आपने 20 स्टॉक में लगा दिया, आपका काम। क्या एसबीआई 4 गुना हो जाएगा, एसबीआई कार्ड 4 गुना हो जाएगा, या रिलायंस हो जाएगा? किसी को नहीं पता। उसमें से 4 हो जाएंगे, आपका काम खत्म। आपने जो 20 स्टॉक खरीदे हैं उसमें से 4 ऐसे होंगे जो 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे, 2 3 4 ऐसे होंगे जो थोड़े कम हो जाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक स्टॉक आपका 4 गुना होता है तो 4 स्टॉक जीरो होंगे, 4 स्टॉक जीरो होंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा सा भी रिसर्च करके खरीदा है तो 4 स्टॉक जीरो नहीं होते इंडिया में, ये ध्यान रखिए, नहीं होते। वो तभी हो सकते हैं जब आप कुछ भी खरीद रहे हैं, फिर तो कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बोल के खरीद रहे हैं तो अलग बात। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, थोड़ा तो नहीं होते। तो एक स्टॉक 4 गुना होना 20 में से ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आसान। तो आपको ये देखना है कि हाँ जी एसबीआई जो है कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्या ये सपोर्ट, एसबीआई कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों ने राइटिंग में मुझे दिया है, नो रिकमेंडेशन। क्या ये अच्छे सपोर्ट के आसपास स्टॉक था या है? क्या ये हमें रख सकते हैं? तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? हो सकता है 1100 हो जाए, हो सकता है ये जो आगे रेसिस्टेंस है, ये आगे जाके यहाँ आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, ये यहाँ पे भी रेसिस्टेंस को मिलेगा।
आपको एक रेजिस्टेंस आपको 870 के आसपास मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस आपको 950 के आसपास मिलेगा, तीसरा। तो हो सकता है कि आपने 50 शेयर खरीदे, मान लो डिपेंडिंग अपॉन 60 शेयर खरीदे हैं, 20 आपने यहाँ बेच दिए, 20 आपने यहाँ बेच दिए, 20 यहाँ के रख। ये ना ट्रेडिंग पूरी पूरा का पूरा आपकी स्ट्रेटेजी है, बियॉन्ड कि आप स्टॉक को पहचान पाए, स्टॉक को सही एकदम बॉटम पे खरीद पाए, ऐसा नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे पास एक ही स्टॉक होता है, पता चलता है कि कई बार मैं 1500 में खरीद रहा हूँ और कई बार मैं 1500 में उसको बेच रहा हूँ। ऐसा होता है। कैसे होता है कि सपोज मैं मान लो इन्फोसिस की बात करता हूँ, मैंने इन्फोसिस को 1500 में खरीदा, सोचा कि ये 2000 जाएगा, कुछ दिनों के बाद वो 1300 में आ गया। जब 1300 में आ गया तो मैंने थोड़ा सा और खरीद लिया, फिर दोबारा 1500 गया तो मैंने बेच दिया। कितना बेचा? जितना मैंने 1300 में खरीदा। नो डाउट फीफो चलेगा, फीफो चलेगा यानी मेरा बिकेगा वो वाला जो 1500 वाला है, लेकिन जो बचा हुआ है वो 1300 वाला, उसकी कॉस्ट प्राइस मेरी नीचे आ चुकी है। तो अल्टीमेटली जब मैं इन्फोसिस को जब सारा निकल जाऊंगा तो मैं अच्छे प्रॉफिट में निकलूंगा। ये स्ट्रेटेजी होती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं आज मैं SBI कार्ड अगर खरीदूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये 900 जाएगा कि ये 600 दोबारा चला जाएगा, मुझे सच्चाई है नहीं पता। लेकिन अगर मुझे 700 पे SBI कार्ड अच्छा लगता है तो मैं 700 पे SBI कार्ड खरीद लूंगा और ठीक है बैठो, ऊपर गया तो बेच दूंगा, नीचे गया तो थोड़े और खरीद दूंगा, काम खत्म। इसीलिए आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसे आपको बुरे नहीं लगने चाहिए। कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, सर ये पैसे 50,000 पड़े हैं, सर 1 लाख पड़े हैं, सर 2 लाख पड़े हैं, क्या करूं क्या? अरे क्या करूं? जो स्टॉक आपने खरीदे हुए हैं उन स्टॉक को वो ऑब्जर्व करते रहो। कोई तो ऐसा होगा जो उसमें से 15% नीचे चला जाएगा। और अगर आपका स्टॉक नहीं जाता तो आपको नुकसान है। मेरा तो जाता है। मैं सबके सामने लाइव क्लास में इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरा स्टॉक खरीदने के बाद 15% नीचे जाता है। तो प्लीज डू नॉट थिंक कि somebody माइक इज ऑन, तरुण मित्तल जी प्लीज माइक बंद कीजिए अपना। तो मेरा स्टॉक खरीदने के बाद भी नीचे जाता है तो जाता है। बस उसके लिए हम स्ट्रेटेजी पे वर्क कर सकते हैं। कुछ पैसा होता है, अच्छे वाला स्टॉक है, खराब हो गया, पता है गलती किसी से भी हो सकती है, खराब हो गया तो उसे एग्जिट कर जाओ। बहुत खराब अगर आपने स्टॉक ले लिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता तो आदमी नहीं लेता। लेकिन अगर आपका अच्छा स्टॉक है फिर भी नीचे चला गया तो थोड़े से और ले लो, काम खत्म। फिर ऊपर आएगा निकाल लेना, थोड़े से निकाल लेना, फिर ऊपर जाएगा थोड़े और निकाल लेना, जो रखने वाले वो पड़े हुए। तो यही आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आई होप SBI कार्ड को मैं आप लोग को समझा पाया। SBI कार्ड कैसा स्टॉक है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। एक स्टॉक मैं आपको और बताऊंगा क्योंकि आज ही मेरे को इसके लिए मैसेज आया था और मैं उस पर जाना चाहूंगा अगेन। और जब मैं ये 2 स्टॉक ले रहा हूं तो मैं आपसे प्लीज रिकमेंडेशन नहीं है, केवल और केवल आपको मैं हमेशा कहता हूं कि इसको ऑब्जर्व करें, देखें, समझें। बल्कि मैं 2 लूंगा, आप एक की बात करें, 2 लेने की कोशिश करता हूं और 2 डाउट टाइम हो गया है। पहला जो स्टॉक मैं लेने जा रहा हूं उस स्टॉक का नाम है डाबर। अब किसी को लगेगा यार ये फिर नहीं चल रहा, मुझे भी पता नहीं चल रहा। आप विजुअलाइज करो, आप स्टेशनरी जो आपके वहां पे FMCG की दुकानें होती है वहां जाओ, आप अपने घरों में देखो क्या डाबर के प्रोडक्ट मिलने बंद हो गए, बिकने बंद हो गए। अगर सुप्रीम कोर्ट को पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन होगा? अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाते, मुझे नहीं पता, अगर आप मुझे कह देगा बंद कर देगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता है सब चीजें, लेकिन अगर कर देगा, अगर कुछ हुआ तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिल सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा विजुअलाइज अगर आप करेंगे, इनके बिजनेस ग्रोथ को देखेंगे, समझेंगे, इसकी वैल्यूएशन को देखेंगे, तो क्या वैल्यूएशन बहुत सस्ती है? मैं ये नहीं कह रहा बहुत सस्ती है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि हाँ जी ये जो स्टॉक है ये जनरली जो है 50 के पी पे मिलता है और आज भी ये 50 के पी पे है, यानी महंगा तो नहीं है। ये बात क्या है, बहुत सस्ता है? नहीं, बहुत सस्ता भी नहीं, बहुत सस्ता। क्या ये 30 के 32 के 35 के पी पे आएगा तो एकदम मैं तो लूट लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास है
और मैंने इसी के पी के आसपास लिया है, साल भर से आसपास पड़ा हुआ है, 500 का लिया है और आज भी 500 का है, तो क्या मुझे बेच देना चाहिए? मैं क्यों बेच दूं जी? मेरे को जब अब मैं टेक्निकल पे सीधे जाता हूँ कि जी टेक्निकल मुझे क्या कह रहा है, क्या मैंने टेक्निकल की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है? अगर मैंने टेक्निकल की थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, तो मुझे दिखता है कि जी हर बार ये एक प्राइस पे जाके सपोर्ट ले रहा है। अगर ये हर बार एक प्राइस पे जाके सपोर्ट ले रहा है और ये अपने लोअर रेंज पे है, तो भाई अगर मुझे निकलना भी होगा तो मैं अपने हायर रेंज पे, ठीक है मुझे लगता है खराब है स्टॉक, मान लो ऐसी फीलिंग आपके मन में आ जाती है कि जी पता है ये जो डाबर है ये खराब स्टॉक है, तो भाई क्या ये आज निकलने का दिन है? आपको देखना है कि हाँ जी ये तो लोअर रेंज पे है, ये चलता कैसे है जी? ये ऐसे चल रहा है जी, मुझे कई दिनों से दिख रहा है जी। कैसे चल रहा है जी? नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर 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 नीचे आया। तो यहाँ निकलने का क्या लॉजिक है? क्यों ये क्वेश्चन मेरे मन में आया? इसका मतलब अगर ये मेरे मन में क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना था। मुझे पता है भाई साहब मुझे सुन रहे होंगे, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर मुझे इससे निकलना है, अगर मुझे लग रहा है 1 साल से मेरा पैसा इसमें फंसा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि इसको मौके पे यहां निकल जाइए, निकल जाइए ना, इसके आसपास कहीं पता चलेगा हाँ जी 570 के आसपास आता, निकल जाइए। लेकिन 500 के आसपास स्टॉक से निकलने का कहीं से कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, जो कि फंडामेंटली ठीक ठाक स्टॉक है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पैसे डूब सकते, ऐसा वाला स्टॉक नहीं। एक स्टॉक मैं और लूंगा और उसके बाद फिर देखता हूँ बाटा, एक और मुझे कहा गया था, लेकिन अगेन देखिए इस स्टॉक को पहले मैं, अब मैं इसके उस पर नहीं जा रहा हूँ फंडामेंटल्स पे। अगेन अगर आपको इस तरह के स्टॉक पे कभी भी सस्पेंस लगे तो पहली बात विजुअलाइज करिए, क्या बाटा उन कंपनियों में से है जो कि आपके पैसे देके भाग जाने वाली कंपनियां हैं? मैं फिर बता रहा हूं, इतना होने के, अच्छी होने के बाद भी भाग जाती है कई बार, सत्यम जैसा घोटाला भी इंडिया में हुआ है, तो वो, लेकिन क्या उसकी प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर वो प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग ना के बराबर है या 2% 4% है, और अगर आपको रखते रखते आप स्टॉक से दुखी भी हो गए हैं, तो आपको इस स्टॉक को बेचना है, तो आप इसको लोअर एंड पे क्यों बेचने की सोच रहे हैं? इसको बेचना है तो इसको आप यहां कहीं निकल जाइएगा, अगर आपको लगता है खराब है तो। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या स्टॉक को हमें कहीं से, मैं आपको टेक्निकल, प्योर टेक्निकल की बात कर रहा हूं, मैं कोई फंडामेंटल नहीं देख रहा हूं, कोई कुछ नहीं देख रहा। अगर टेक्निकल की थोड़ी भी नॉलेज है, किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2020 का इतना प्यारा सपोर्ट है। कई बार मैंने बताया कि जब कोई पास्ट का रेसिस्टेंस सपोर्ट बनता है, दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं। जब पास्ट का रेसिस्टेंस सपोर्ट बनता है, लर्निंग लिखेंगे इसको, याद करेंगे इसको, तो वो इतना दुनिया का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। 1 बार रेसिस्टेंस, 2 बार रेसिस्टेंस, 3 बार रेसिस्टेंस, 4 बार रेसिस्टेंस। पास्ट में यही पॉइंट 4 बार रेसिस्टेंस बन चुका है। जब 4 बार यही पॉइंट रेसिस्टेंस बन चुका है, तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि फिर स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% श्योर नहीं है, जैसे जीवन में कुछ भी 100% श्योर नहीं है। आप कोई भी दवाई खा लो, आप ये नहीं कह सकते कि कल तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन डॉक्टर आपको बताता है कि आप वॉक करोगे तो ठीक रहेगा, आप अच्छे खाना खाओगे तो ठीक रहेगा। उसी तरह ये जो रेसिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। इस सपोर्ट पे स्टॉक्स को नहीं बेचा जाता, नहीं बेचना है, हो जाए यहां से 10% नीचे गिर जाए, किसी कारण से बेच देना फिर, लेकिन ये बेचने का टाइम नहीं होता। नो रिकमेंडेशन अगेन मुझसे कोई, मैं एक चीज चाहूंगा, अभी लास्ट स्टॉक मैंने आपसे बताया था एक स्टॉक और लेना है, उस लास्ट स्टॉक को लेने से पहले आज की क्लास की फीडबैक, क्योंकि बाद में आप लोग खाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि फीडबैक नहीं जाता, तो 63 लोग दिख रहे हैं, एक मैं हूं, 62 फीडबैक
आप शेयर मार्केट ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे लिख दें, तब तक मैं नए स्टॉक कुछ भी मन जो आपको मन करे, अच्छा खराब टाइम वेस्ट हुआ, मैं ये फीडबैक उन लोगों के लिए लिखवाता हूं जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और सो रहे हैं, तो उनको लगे कि हाँ उनसे कुछ मिस हुआ है। ओनली फॉर दो। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से, अगर आप एक से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं शेयर मार्केट वाले, या टेलीग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ लास्ट स्टॉक की तरफ, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द फीडबैक। अभी तक मेरे पास एक भी नहीं आया। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का हम गेम खेलेंगे। टेलीग्राम पे किया है सर, मेरा आना चाहिए सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता अच्छा, है। टेलीग्राम पे किया है आपने? सर हाँ। मेरा इससे पहला। ओहो, देखते हैं जी। अच्छा, 12 फीडबैक आ गए टेलीग्राम पे, तो वाह। कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसको उस पे, व्हाट्सएप पे। सर एक बार लिंक और भेजना आज की, मतलब आज की किसका? क्लास का नहीं, वो ग्रुप ज्वाइन करने वाला। कौन सा ग्रुप? कोई भी ग्रुप किसी को भेजना था कि भाई अच्छा अच्छा, मतलब ज्वाइन ठीक है करने ठीक है के लिए। ठीक है ठीक है। तो अब मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूं, अगेन मतलब आज ही मेरे को उसके बारे में किसी ने पूछा, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब भी आप स्टॉक खरीद रहे हो, 4-5 बेसिक क्राइटेरिया को प्लीज फॉलो करो। जैसे मेरा बेसिक क्राइटेरिया में पहला चीज है कि अगर कोई कंपनी अपने सेक्टर की 2-3-4 टॉप की कंपनियों में नहीं आती, तो उस पर दिमाग नहीं लगा। अगर मैं कोई बैंक देख रहा हूं, तो मैं ऊपर के 4-5 बैंक कौन से हैं, एचडीएफसी होगा, आईसीआईसी होगा, कोटक होगा, एसबीआई होगा, एक्सिस होगा, 4-5 होगा। अगर मैं टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, 4-5 क्या होगा, टीसीएस होगा, विप्रो होगा, तो इंफोसिस होगा, कुछ एचसीएल टेक होगा, ऐसे कुछ होगा। उसी तरह अगर मैं सपोज देख रहा हूँ कोई इस तरह की कंपनी जो कि एफएमसीजी वाली है, तो वहां पे 4-5-6, जो ऊपर की 4-5-6, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, ना करें, आप खुश रहेंगे। आज ही मुझे किसी ने कहा कि सर बंधन बैंक में क्या करें। सच्चाई है, बंधन बैंक एक बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ काम करता है, बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ काम करता है। हो सकता है कल को क्या हो, लेकिन अगर आपको पता हो इसके सीईओ के रिजाइन विजाइन ये वो बहुत कुछ चल रहा है। जब इतना न्यूज चलने लगे किसी भी स्टॉक में, जब बहुत वो न्यूज ड्रिवन हो जाए, ठीक है, जैसे आज ही आई थिंक पेटीएम के सीईओ ने रिजाइन कर, कोई एक हेड ने रिजाइन कर दिया, जब इस तरह के कोई स्टॉक हो जाए, तो कोशिश करना चाहिए कि हम उससे दूर रहें। अब मैं आपको इस बंधन बैंक को, आप अगर बंधन बैंक में पैसा लगाते हैं तो आपको 11% का आरओई मिलता है, लेकिन अगर आज के डेट में आप एचडीएफसी बैंक में पैसा लगा देते हैं तो आपको 17% का आरओई। पहली बात समझो, तो यार कुछ भी होगा, मेरे को कभी भी रिटर्न को रिस्क से जरूर मेजर करना, दोनों में। तो 17% अच्छा है कि 11% अच्छा रहा, पहले मुझे देखना। मैं फिर बता रहा हूँ, बंधन बैंक अगर कोई असम वगैरह में कोई गया हो कभी, तो उनका बिजनेस मॉडल एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल पे वो रन करते हैं, हो सकता है बहुत सक्सेसफुल भी हो जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों अपने पैसे को बंधन बैंक न्यूज ड्रिवन स्टॉक में लगा के परेशान हूं, एज कंपेयर टू मैं इसको नहीं, यहाँ तो मैं चलो ना, कुछ नहीं समझ में आता तो यार एसबीआई में लगा दो 16-17% का। ये मुझे क्यों, मैं बंधन बैंक में पैसे को क्यों फंसाऊं ऐसे। तो एक टाइम पे हो सकता है मैंने कभी आपसे बात भी की हो कि हाँ बंधन बैंक है, लेकिन सिचुएशन आज के सिचुएशन, आज के सिचुएशन में अगर मुझे वही 8-9 के पी पे बंधन बैंक मिलता है और वही 9-10 के पी पे एसबीआई मिलता है, बंधन बैंक मुझे 8% का आरओई देता है और एसबीआई मुझे 17% का आरओई देता है, तो क्यों ना मैं एसबीआई के बारे में सोचूं और मैं बंधन बैंक को इग्नोर कर दूं। मैं थोड़ा सा इसका टेक्निकल भी आपको दिखाना चाहूंगा, बंधन बैंक का टेक्निकल, इसलिए नहीं कि आपको बंधन बैंक को खरीदना है या नहीं खरीदना, इसलिए कि टेक्निकल भी मुझे कुछ कह रहा है। वो जो कह रहा है उसको अगर हम समझ पाए, जिन्होंने टेक्निकल की क्लास की हुई है,
पैसे दे के भी क्लास की है कुछ लोगों ने, टेक्निकल की अच्छी वाली, उनको याद होगा। अगर आप बंधन बैंक को देखो, ध्यान से देखो, तो अभी कर क्या रहा, एक डाउ थियरी है जो हमेशा कहती है लोअर टॉप बनाता हुआ जा रहा है। कितनी बार भी आप देखो पिछले कई दिनों से, एक टॉप बना, फिर दूसरा टॉप बना, थोड़ा सा यहाँ नीचे बना था, हुआ था कुछ चांस होगा, नहीं हुआ, फिर बना, फिर बना, फिर बना, फिर बना, फिर बना। क्यों मैंने बताया, कहीं आप इसको डाबर वाले स्टॉक से, जो अभी इससे पहले मैंने स्टॉक दिखाया था, उससे कंफ्यूज ना करें, कहे सर ये तो बहुत अच्छे अपने सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे तो है, लेकिन हर बार जो टॉप है वो नीचे बनता जा रहा है। जो डाउ थ्योरी हमें बताती है कि जब भी टॉप नीचे बनता रहे बनता रहे बनता रहे, तो उसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को, प्रीवियस हाई इसका क्या है, जो है करीब करीब मुझे दिख रहा है 262 रुपए, अगर मैं सही हूं तो 262 रुपए को जब ये पार करेगा 262, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे इस पे क्या करना है। अभी तो महंगा, मैं महंगे की बात कर रहा हूं, तब मैं सोचूंगा क्या करना है, लेकिन थोड़ी बहुत मैं टेक्निकल्स को फॉलो करूंगा और मैं ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं करूंगा। तो ये स्टॉक भी केवल और केवल मैंने लर्निंग के लिए बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास है तो कल सुबह आप एग्जिट करें और परसों या 5% ऊपर चला जाए तो आप कहें त्रिपाठी जी आपने मुझे क्या बताया। मुझे नहीं पता कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा। मैं तो आपको कंसेप्ट बता सकता हूं। मेरा प्रायोरिटी आपके एक एक पैसे को बचाना पहली प्रायोरिटी है, कमाना दूसरी। कमाने वाले आपको बड़े सारे टिप्स देने वाले मिलेंगे जो आपका पैसा डबल 2-3 महीने में करा देते हैं, पता नहीं। मेरी प्रायोरिटी, मैंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, एक ही प्रायोरिटी है, आप पैसे के महत्व को समझें और पैसे को डूबने से बचाएं। ये हमारी प्रायोरिटी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप सर हनीवेल ऑटो देखनी है, हनीवेल ऑटो। और अगर आपको अच्छा लगा तो किसी ने अगर फीडबैक नहीं दिया है तो प्लीज फीडबैक देगा, बाकी लोगों को मोटिवेट करेगा। कुछ और लोगों को इस प्लेटफॉर्म से, जैसे अभी विवेक जी ने कहा कि मेरे को आप लिंक दीजिए, मुझे कुछ लोगों को जोड़ना है, तो कुछ लोग बड़े एक्टिव मेंबर है जो बहुत तो जोड़ते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जोड़े उतना अच्छा सर आप रहेगा। मुझे भी लिंक भेज दीजिएगा प्लीज। मैं सारे ग्रुप पे लिंक भेज दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग जोड़े। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो, नहीं लगता तो आप भी एग्जिट करेंगे, आप कहाँ से जोड़ेंगे। अच्छा लगता है तो जोड़ो, सिंपल सा। थैंक यू। धन्यवाद सर बंधन बैंक के लिए।